5 चोर। तड़कापुर गांव में झुमरू नाम का नाई अपनी पत्नी शर्मिला के साथ रहता था। वो बड़ा ही आलसी किस्म का आदमी था और थोड़ा बेवकूफ भी, लेकिन शर्मिला बहुत ही समझदार और तेज दिमाग की थी। एक दिन झुमरू भागता हुआ घर आता है। शर्मिला, क्या हुआ? ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो जैसे तुम्हारे पीछे पागल कुत्ता पड़ गया हो? झुमरू, अरे रे, वो चौधरी के लोग मुझे पीटने के लिए आ रहे हैं। शर्मिला, क्या कर दिया तुमने? मैं तो तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी हरकतों से। झुमरू, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। शर्मिला, तो वो लोग क्या पागल हैं जो तुम्हें पीटने आ रहे हैं? तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। चौधरी का नौकर, अरे ओ झुमरू के बच्चे, बाहर निकल। शर्मिला, क्या हुआ भाई जी, बात क्या है? नौकर, कहाँ गया झुमरू का बच्चा? तुम्हें पता है वो चौधरी जी की हजामत बनाते बनाते सो गया और उसने बालों के साथ चौधरी के कान भी काट दिए। शर्मिला हैरानी से, ये तो बहुत बुरा हुआ भाई, अब गांव में लोग उन्हें कनकटा चौधरी कहेंगे। नौकर, अपनी बकवास बंद करो और बताओ कहाँ है वो झुमरू का बच्चा? शर्मिला, भाई उसे माफ कर दो, अभी तो वो घर पर ही नहीं है, वापस आता है तो मैं खुद से उसे लेकर चौधरी जी के पास आऊंगी और उनके बचे हुए कान, मेरा मतलब है बचे हुए बाल कटवा दूंगी। नौकर, कोई जरूरत नहीं है उसे लेकर हमारे सामने आने की। चौधरी के नौकर वापस चले जाते हैं और झुमरू कुछ दिनों तक घर के बाहर नहीं निकलता। शर्मिला, सुनते हो, आज 4 दिन हो गए हैं तुम काम पर नहीं गए, कुछ काम नहीं करोगे तो घर कैसे चलेगा? झुमरू, तुम तो जानती हो कि मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है और रोज रोज के मेरे पीछे काम पर जाने के लिए मत पड़ा करो। शर्मिला, ठीक है, थोड़े दिनों में भीख मांगने के लिए तैयार हो जाओ। झुमरू, भीख क्यों मांगूंगा मैं? शर्मिला, क्योंकि घर में रखा सारा राशन खत्म हो जाएगा, फिर भीख मांगकर ही गुजारा करना पड़ेगा ना। तुम्हारे आलस की वजह से कोई तुम्हें काम नहीं देता, हर समय तुम्हें सिर्फ सोना होता है। झुमरू, अब मुझे नींद आती है तो सोऊंगा ही ना। शर्मिला, मुझे समझ नहीं आता दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जो खड़े खड़े सोता है। अपनी नींद की वजह से तुमने कितने लोगों से दुश्मनी मोल ले ली, अब तो कोई हमारी मदद भी नहीं करता। झुमरू अपनी नींद की वजह से कितने ही लोगों के बाल काटते काटते कान काट चुका था और कितने लोगों की तो आधी मूंछ ही उड़ा चुका था। अब लोग झुमरू को हजामत के लिए नहीं बुलाते थे। एक दिन, शर्मिला, राजा जी के यहाँ 12 साल बाद बेटा हुआ है, उन्होंने अपना खजाना खोल दिया है और गरीबों को दिल खोलकर दान दे रहे हैं। तुम एक काम करो, राजमहल चले जाओ और महाराज से कुछ मांग कर लाओ। झुमरू, क्या मांग कर लाऊं? शर्मिला, अभी भी क्या मैं ही बताऊं? खुद के पास भी थोड़ा दिमाग है कि नहीं, वही लगा लो ना। झुमरू, राजमहल चाहता है। झुमरू, महाराज मुझे भी कुछ दान में दे दीजिए। महाराज, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो, आज हम मुँहे मांगा दान दे रहे हैं। झुमरू, महाराज ये तो मेरी पत्नी ने नहीं बताया, पर आप कुछ भी दे दीजिए जो आपको ठीक लगे। महाराज गुस्से में, अरे तुम कैसे आदमी हो, मैं मुँहे मांगा दान दे रहा हूँ और तुम्हें जो चाहिए वो भी नहीं पता। झुमरू, महाराज मुझे क्या चाहिए, मुझे तो बस सोने के लिए थोड़ी जमीन मिल जाए। महाराज, ठीक है। महाराज झुमरू को गांव के बाहर एक जमीन का टुकड़ा देते हैं और झुमरू खुशी खुशी घर वापस जाता है। शर्मिला, आ गए तुम, क्या लाए हो महाराज से, जल्दी से दो, मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। झुमरू, महाराज ने मुझे जमीन का टुकड़ा दिया है। शर्मिला गुस्से में, हे भगवान, तुम्हारे पास अक्ल है कि नहीं, हम जमीन के टुकड़े का क्या करेंगे? झुमरू, ये तो तुम्हारी गलती है, मैंने तुमसे पूछा था कि महाराज से क्या मांगना है, तुमने ही मुझे कुछ नहीं बताया। शर्मिला, तो तुमने महाराज से क्या कहा? झुमरू, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे कुछ भी दे दीजिए, महाराज ने कहा कि वे मुँहे मांगा दान दे रहे हैं, बार बार मुझसे ही पूछ रहे थे कि मुझे क्या चाहिए, इसलिए मैंने कह दिया कि मुझे तो ज़मीन पर सोने के लिए बस जगह चाहिए और महाराज ने मुझे ज़मीन का टुकड़ा दे दिया। शर्मिला गुस्से से, हे भगवान, सिर्फ
सोना सोना ही तुम्हारी जिंदगी में है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। हमारे पास ना तो हल है और ना ही खेत जोतने के लिए बैल, तो हम उस जमीन का क्या करेंगे। झुमरू, तुम खुद चली जाती, तुमने मुझे क्यों भेजा। शर्मिला झुलझुलाकर, बस यही गलती कर दी तो मैंने, जो तुम्हें महाराज के पास भेज दिया। शर्मिला बहुत समझदार थी, उसने ठान लिया था कि वो इस जमीन पर खेती करेगी। रात भर सोचने के बाद दूसरे दिन सुबह शर्मिला झुमरू को लेकर उस जमीन पर जाती है। शर्मिला, मेरी बात ध्यान से सुनो जी, मैं जैसे जैसे करूँगी बस वैसे ही करते जाना और किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। झुमरू, ठीक है। शर्मिला और झुमरू जमीन पर इधर उधर घूमने लगते हैं। जैसे ही वे कुछ ढूंढ रहे होते हैं, जैसे ही कोई राहगीर दिखता है, वो जमीन पर बैठ जाते हैं। इससे लोगों को ऐसा लगता है कि वे किसी को देखकर ही रुक जाते। राहगीरों के साथ साथ नगर के 5 बड़े चोरों की नज़र भी उन पर पड़ती है। पहला चोर, ऐसा लगता है कि ये दोनों कुछ ढूंढ रहे हैं इस जमीन पर। दूसरा चोर, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब वे किसी को आते देखते हैं तो एकदम से रुक जाते हैं, मानो वे यह नहीं बताना चाहते कि वे क्या ढूंढ रहे हैं। काफी देर बाद उनमें से एक चोर शर्मिला के पास आता है। चोर, क्या हुआ बहन, कुछ ढूंढ रही हो क्या। शर्मिला, नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं ढूंढ रही। चोर, अरे बहन, तुम मुझसे बता सकती हो, अगर बताओगी तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। शर्मिला पहले तो थोड़ी नानुकर करती, चोर के बार बार कहने पर उसे बताती है। शर्मिला, भाई ये जमीन मेरे दादाजी की है, बहुत साल पहले उन्होंने इसमें सोने और चांदी के भरा घड़ा कहीं दबा दिया था। उस जगह का सही पता बताने से पहले भी उनकी मृत्यु हो गई। मैं और मेरे पति उसी घड़े को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कृपया यह बात किसी को मत बताना। चोर, हाँ बहन, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मजदूरों की सहायता से इस पूरे खेत को खुदवाना चाहिए, ताकि घड़ा आसानी से मिल जाए। शर्मिला, अरे हाँ, यह तो आपने बिल्कुल सही सलाह दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मैं मजदूरों को लाकर खेत की खुदाई करवाऊंगी। चोर, लेकिन अब तो अंधेरा होने वाला है बहन, तुम यह काम कल सुबह जल्दी करवा लेना। शर्मिला, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं कल सुबह मजदूरों के साथ आकर खेत की खुदाई करवाऊंगी। शर्मिला और झुमरू घर वापस चले जाते हैं। उधर चोर अपने बाकी 4 साथियों के साथ मिलकर पूरी रात खेत की खुदाई कर देता है, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। दूसरे दिन सुबह शर्मिला और झुमरू खेत पर वापस आते हैं। शर्मिला मुस्कुराकर, देखा तुमने, खेत की खुदाई हो गई, तुम यहीं रुको और किसी से कोई बात मत करना, मैं अभी आती हूँ। शर्मिला गांव के बनिया के पास जाती है। शर्मिला, सेठ जी, मुझे थोड़ा गेहूं उधार दे दीजिए। सेठ, उधार तो दे दूं, लेकिन तुम वापस कैसे करोगी, तुम्हारा पति तो कुछ काम नहीं करता। शर्मिला, मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ समय बाद मैं इसका 3 गुना गेहूं आपको वापस कर दूंगी। शर्मिला उस गेहूं को जमीन पर बो देती है। कुछ समय बाद उम्मीद से ज़्यादा अच्छी फसल होती है, लेकिन सभी चोरों की बुरी नज़र शर्मिला और झुमरू पर होती है। गेहूं काटने के बाद शर्मिला सेठ को 3 गुना गेहूं वापस कर देती है और कुछ गेहूं बेचकर थोड़े सोने और चांदी के सिक्के खरीदती है। उस रात चोर शर्मिला के घर आते हैं। चोर, इस फसल में तुम्हें हमें भी हिस्सा देना होगा, क्योंकि तुम तो जानती हो उस जमीन को खेती लायक खोदकर हमने ही तैयार किया था। शर्मिला, मैंने तुम्हें बताया था कि उस जमीन में सोना मौजूद है, तुम इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे हासिल नहीं कर सके, लेकिन वो घड़ा मुझे मिल गया और मेरे पास है, तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। चोर, ठीक है, तुम संभल कर रहना, हम अपना हिस्सा खुद ले लेंगे। एक चोर घर में छुपकर बैठ जाता है, लेकिन शर्मिला उस चोर को घर के अंदर छुपते हुए देख लेती है। झुमरू चोरों की बात से कुछ डर जाता है। झुमरू, तुमने बेकार में ही उनसे दुश्मनी मोल ले ली, अब ना जाने वे क्या करेंगे। शर्मिला, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। झुमरू, तुमने वो सोने और चांदी के सिक्के कहाँ रखे हैं। शर्मिला, मैंने दरवाजे के नीचे गड्ढे में सिक्के रखे हैं, उसके ऊपर मिठाई रख दी है। चोर,
अब तो पांचों में से सबसे समझदार मैं ही कहलाऊंगा। रात को जब ये दोनों सो जाएंगे तो मैं वह घड़ा लेकर बाहर निकल जाऊंगा। रात को दोनों के सोने के बाद वह बाहर छुपे अपने साथियों के पास घड़ा लेकर जाता है। चोर: ये लो, मैं अकेले ही सिक्कों का घड़ा ढूंढ कर ले आया। दूसरा चोर: तुम तो बड़े हिम्मती निकले, हम सब तो ऐसे ही तुम्हें कमजोर समझते थे। पहला चोर: अब तो मान गए, बड़ी मेहनत करी है मैंने, मुझे भूख भी बहुत लग रही है, इसलिए आते आते इस घड़े में थोड़ी मिठाई भी रख ली है। चलो पहले हम सब बैठकर ये मिठाइयाँ खाते हैं। सारे चोर मिठाइयाँ निकालकर मुँह में डालते हैं, लेकिन शर्मिला ने मिठाइयों की जगह मिर्ची के लड्डू बनाकर रखे होते हैं, जिसे खाकर उनकी हालत खराब हो जाती है। अगली सुबह सारे चोर बहुत गुस्से में वापस शर्मिला के घर आते हैं। शर्मिला: आ गए तुम लोग, कैसी रही रात की दावत? तुम्हारी शक्लें देखकर लगता है कि दावत बड़ी ही स्वादिष्ट थी। चोर: तुमने जो किया वो बहुत गलत किया है, अब तुम सावधान रहना, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। एक चोर मौका पाकर वहां छिप जाता है रात में। जुमरू: तुमने उन सिक्कों को कहाँ रखा है? मुझे तो चोरों की बात से डर लग रहा है, ना जाने वे क्या करेंगे। शर्मिला: तुम फिक्र मत करो, मैंने उन सिक्कों को नीम के पेड़ पर लटका दिया है, वहाँ उन चोरों को क्या, उनके परदादाओं को भी शक नहीं होगा। जुमरू: खुद को बड़ा समझदार समझते हैं ये लोग। चोर: नीम के पेड़ से सिक्कों की पोटली तो हम बहुत ही आसानी से उतार लेंगे। घर के बाहर अपने साथियों के पास जाकर वो पेड़ की तरफ इशारा करता है। चोर: वो देखो, उन बेवकूफों ने सिक्कों की पोटली पेड़ पर लटका रखी है। मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ, लेकिन वहाँ सिक्के नहीं, मधुमक्खियों का छत्ता होता है। चोर अंधेरे में छत्ते पर हाथ लगाता है तो एक मधुमक्खी उसके हाथ पर काट लेती है। वह अपने हाथ को कमर पर रगड़ता है। नीचे खड़े बाकी चोरों को लगता है कि वह सिक्के अपने जेब में डाल रहा है। तभी एक दूसरी मधुमक्खी उस चोर को काटती है। वह फिर से अपने हाथ को जोर से झटकता है। दूसरा चोर: तुम यह जो कर रहे हो वह ठीक नहीं है। आज तक हमने जो भी चोरियां की हैं वह सब मिल बांट के ली हैं, आज तुम बेईमानी कर रहे हो। पहला चोर: मुझे किसी ने काटा। तभी दूसरी मधुमक्खी उसके सीने पर काटती है। चोर जोर जोर से अपना हाथ सीने पर मारने लगता है। नीचे खड़े चोरों को अब लगता है कि वह सिक्के ऊपर की जेब में भर रहा है। दूसरा चोर: हमारे साथ बेईमानी करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। पहला चोर: रुक जाओ, मैं भी पेड़ पर चढ़ता हूँ। मधुमक्खी ने उसे भी काटा तो उसने भी अपना हाथ कमर पर मारा। तीसरा चोर: अरे कुछ तो शर्म करो, वह तो बेईमान हो ही गया था, तुम भी उसके साथ बेईमानी कर रहे हो। सारे सिक्के नीचे लेकर आओ, जो होगा मिलकर बांटेंगे। दूसरा चोर कुछ बोलता है, उससे पहले ही दूसरी मधुमक्खी ने उसे काट लिया। उसने फिर से अपने हाथ को कमर पर रगड़ा, लेकिन नीचे खड़े चारों को ऐसा लगता है कि दूसरा चोर भी अपनी जेब में सिक्के भर रहा है। एक एक करके सारे चोर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। पांचवा चोर: रुक जाओ तुम सबने अपनी अपनी जेब में सिक्के भर लिए, अब बाकी के बचे हुए सारे सिक्के सिर्फ मेरे हैं और किसी के नहीं। वह पूरी ताकत से छत्ते पर हाथ मारता है, जिससे मधुमक्खियां बुरी तरह से सबको काट लेती हैं और वे सभी पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। शर्मिला: मुझे नहीं लगता कि अब ये पांचों चोर कभी हमारे घर की तरफ वापस आएंगे। लेकिन कुछ समय बाद घर के बाहर कुछ आवाजें आने लगीं। शर्मिला: ये तो उन चोरों की आवाजें हैं, ये फिर से वापस आ गए। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इन बेवकूफों को पहले भी चकमा दिया है और आज तो उनको सबक सिखा के रहूंगी। उसने अपने पति की हजामत करने का उस तरह हाथ में मजबूती से पकड़ा और खिड़की के पास खड़ी हो गई। एक चोर ने खिड़की से अंदर झांका तो शर्मिला ने उसकी नाक काट दी। चोर: खिड़की पर कोई नुकीली चीज टंगी हुई है, ध्यान से। एक एक करके सारे चोरों ने खिड़की से अंदर जाने की कोशिश की और शर्मिला ने सबकी नाक काट दी। सिर्फ एक चोर की नाक बच गई। वो किसी तरह अपने साथियों को लेकर वहां से हकीम के पास गया। शर्मिला: मुझे लगता है कि अब ये चोर कभी वापस नहीं आएंगे, उन्हें काफी सजा मिल चुकी है। जुमरू: तुम सही कह रही हो, मेरे साथ रहकर समझदार हो गई हो तुम।
दूसरी तरफ चोरों को यह समझ आ चुका था कि वे इतनी आसानी से शर्मिला से कुछ नहीं ले सकते, इसलिए वे भेष बदलकर राजा के पास उसकी शिकायत लेकर जाते हैं। चोर महाराज, शर्मिला और झुमरू ने हमसे अपनी फसल का आधा हिस्सा देने की बात कहकर अपने खेत में खुदाई का काम करवाया, लेकिन बाद में जब फसल अच्छी हुई तो वह अपनी बात से मुकर गए। वे दोनों हमें फसल में कोई हिस्सा नहीं दे रहे। महाराज, आप हमें न्याय दिलाइए। महाराज, शर्मिला और झुमरू को दरबार में बुलाया जाए। शर्मिला, महाराज की जय हो। महाराज, इन पांचों ने जो भी कहा है सब झूठ है। मैं भला क्यों इन्हें अपनी फसल का हिस्सा दूं? इनके पास क्या सबूत है कि मैंने इन्हें हिस्सा देने को कहा था? और दूसरी बात महाराज, आपने इन्हें पहचाना नहीं। ये आपके राज्य के वही 5 मशहूर चोर हैं जिन्हें सेनापति जी कब से ढूंढ रहे हैं। आज ये आपके सामने भेष बदल कर आए हैं। सेनापति चारों को पहचान जाते हैं। महाराज, शर्मिला, तुम बहुत ही समझदार और वीर हो। हम तुम्हारी सूझबूझ से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हम झुमरू को अपने महल में काम पर रखते हैं, और क्योंकि तुमने राज्य के चोरों को पकड़वाया है, हम तुम्हें इनाम में और जमीन देते हैं। इस तरह अपनी सूझबूझ और हिम्मत से शर्मिला न सिर्फ चोरों को पकड़वाती है, बल्कि झुमरू को राजमहल में काम भी दिलवाती है और अपने घर की स्थिति को भी सुधार लेती है। दोस्तों, ये हिंदी स्टोरी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।